नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की टीम आज पहुंची है बड़ाडर गांव सीकर ज़िले में, जहां पे अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार लेके आई है, इसके बारे में गांव-गांव जा रहे हैं हम और युवाओं से बात कर रहे हैं कि यह केंद्र सरकार के द्वारा जो लाई गई अग्निपथ स्कीम है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। आज हम युवाओं से जानेंगे कि जो ये अग्निपथ केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वो कैसी है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम क्या है? भंवरलाल खिचड़ नाम है सर मेरा। तो ये जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम लाई गई है, इसके बारे में आपको पता है? हाँ जी। तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता है पहले? सर ये जो 4 साल के लिए इन्होंने एक संविदा पर से जो काम होता है उस तरीके की एक स्कीम लेके आए हैं, जिसमें ये 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसमें ट्रेनिंग भी देंगे और इन्होंने बोला है कि लास्ट में जब रिटायर होंगे तो आपको 11 लाख के समथिंग पैसे भी देंगे। सैलरी भी इसमें है, वो भी शायद 4 साल की 10-11 लाख हो जाएगी लगभग, ऐसा सिस्टम है इसमें। और फिर वो बच्चा जो 4 साल के बाद 17 साल का होगा, 17 और 4 हो गए 21 या 22 साल हो गए, 22-23 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। वो घर पे आएगा, वो फिर आगे करेगा क्या? उसकी जो मेन पढ़ाई की उम्र होती है 17 से 25 के बीच की, वो एज तो उसकी निकलने वाली हो गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस एज में कौन सा युवा है जो 23 लाख रुपए कमा लेता है, हम 23 लाख रुपए देंगे, तो ये क्या है फिर? सर इसका तो ऐसा है, देखो ये तो ठीक है कि 23 लाख इस उम्र तक कोई नहीं कमा पाता, लेकिन ये है ना कि उस 23 लाख रुपए में पूरी ज़िंदगी तो वो गुजर बसर नहीं कर सकता ना। अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो तो 23 लाख में नहीं कर सकता ना। जो अभी जो ये अग्निपथ योजना आई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जो अग्निपथ योजना है युवाओं के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया केंद्र सरकार ने। ऐसा क्यों? तो उनकी सर पढ़ने लिखने की उम्र में तो वो लग जाएंगे, फिर जो उनकी रिटायरमेंट होने के बाद में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सर। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र भी चली जाएगी और फिर वो और किसी काम करने के लिए। आपका नाम क्या है? संदीप बगड़िया। सर ये जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम लाई गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है ये युवाओं के लिए बहुत ही घातक है। क्यों, इसके क्या कारण है? इसके कारण है जो 4 साल बाद में जो 75% जो बच्चे निकाले जाएंगे उसका क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना। केंद्र सरकार तो कह रही है कि हम इनको रोजगार देंगे, कहीं और दूसरी जगह मतलब प्रायोरिटी देंगे इनको। केंद्र सरकार ने तो पहले भी बोला था कि जो 2014 में सत्ता में आई थी तो बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या हुआ उनका? 2 करोड़ से आज 10 लाख पे आ गई, बोले 10 लाख देंगे। जो सेना में रेगुलर भर्ती होती थी उसमें 60 से 70,000 बंदे लिए जाते थे, आज 46,000 पे आ गए। 46,000 में से जो 25% रखेंगे, 75% वापस। केंद्र सरकार का कहना है कि 4 में से 1 को लेंगे, तो 1 को तो ले रहे हैं ना। 1 के लिए उसको आधार क्या है उसका? किस आधार पे रखेंगे 1 को? क्या आधार होगा उसका? वो आधार तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम इसके लिए अलग अलग रूल रेगुलेशन ला रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में जो ये अग्निपथ स्कीम लागू की, इसके बाद 3 बार चेंजमेंट कर चुकी है। पहले 21 साल की थी, फिर 23 साल कर दिया, ऐसे 3 बार कर दिया है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो कहीं ना कहीं इस योजना में कमी है जो सरकार को महसूस हो रही है, धीरे धीरे बैकफुट पे आ रही है। केंद्र सरकार के बाद में जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा है, महिंद्रा है, वो भी सामने आए, उन्होंने बोला कि हम भी इन अग्निवीरों को प्रायोरिटी देंगे। मुख्य रूप से योजना ही उन्हीं के लिए है, जो 75% निकाले जाएंगे वो उन्हीं के लिए काम करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो दिया जाएगा उनको। आप सिक्योरिटी गार्ड की बात की, तो इसी को लेकर के बीजेपी के जो एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी बोला कि हमें जो भाजपा कार्यालय हैं उनमें प्रायोरिटी देंगे उनको। तो उस पर आपकी क्या कहो? वही तो है, पहले से बोल रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी उनको। अभी इनके गार्जियन सहन से बात करते हैं कि केंद्र सरकार की जो अग्निपथ स्कीम लाई है इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगाधर सिंह है, मैं रिटायर्ड वारंट ऑफिसर हूँ एयरफोर्स से। आप एयरफोर्स से हो? ये तो सर ये जो केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम लाई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार की जो ये अग्निवीर जो अग्निपथ जो इनकी जो ये प्रक्रिया चला रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। मेरी नज़रों में तो बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे समाज में एक वातावरण ख़राब होने जा रहा है। न तो ये 4 साल में बच्चा फौजी बन पाएगा, न वो सिविलियन बन पाएगा, न उसके पास रोज़गार रहेगा, और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 17-18 साल की उम्र में ज्वाइन करता है और ये कहते हैं कि साहब हम फौज में उसको पढ़ने का मौका देंगे, साहब मेरा पास एक्सपीरियंस इट सेज कि पढ़ने का वहाँ कोई मौका नहीं मिलता है। ये बच्चे सिर्फ ड्यूटियाँ करेंगे और ये डिग्री के नाम पे ये लिपापोती कर रहे हैं कि कोई काकटिया यूनिवर्सिटी या उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इस प्रकार से यूनिवर्सिटी से इन्होंने MOU कर रखा है। तो मेरा कहना ये है
कि ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। अगर ये करते हैं मान लो, तो इनको करना ये चाहिए कि CRPF है, BSF है, ITBP है, जितनी भी अर्धसैनिक बल हैं, इनके अंदर 50% कोटा इनका करो। लेकिन उसमें सवाल ये आ जाए कि फिर जो आम जनता है, जो आम लड़के हैं, ये लट उठा लेंगे कल, ये फिर खड़े हो जाएंगे, ये तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत है। और ये जो 25% का ये शगुफा लेके आए हैं, ये तो नितांत ही गलत है। कम से कम इसको 50% या 75% करना चाहिए कि ठीक है साहब, 25% तो बहुत ही कम है। अब रही बात, मतलब ये बच्चे वहाँ, मेरे हिसाब से जो मेरा सोचना है, ये 4-5 साल जो नौकरी करके आएंगे, छोटे मोटे हथियार भी इनको चलाना सिखाएंगे। तो ये समाज में आके मुझे तो लगता है कि एक गुंडागर्दी और एक बदमाशी और गैंगस्टर का काम और शुरू हो जाएगा। इसलिए क्योंकि 20-22 साल में बच्चा परिपक्व नहीं बन पाता है। बच्चा या इंसान परिपक्व बनता है जब 30 साल की उम्र हो जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसकी और जिम्मेदारियां आती हैं। 22-23 साल के अंदर, 21-22-23-24 साल के अंदर बच्चे का इतना विकास नहीं हो पाता है। इसलिए इनको इस जिंदगी, इस जो ये गठिया जो ये है, इससे निकालने के लिए ये सिस्टम और ये जो इनकी जो अग्निपथ जो योजना है, वो बिल्कुल ही गलत है साहब। केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि जो ये यूथ है इसको आगे लाया जाएगा, क्योंकि जैसे अमेरिका है, इजराइल, अन्य देशों में ये पहले से लागू है। बहुत सही बात। जैसे इसमें ये कहना है कि पहले यूथ की एज आर्मी के अंदर 32 होती थी, ये योजना लागू होने के बाद में 26 हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि ये जो फॉर्मूला लाए हैं वो इजराइल से लाए हैं, जो छोटा सा देश है। वहाँ पर उनको इतने फौजी नहीं मिल पाते हैं, तो इजराइल को तो बात छोड़ दी। अब ये कहते हैं साहब अमेरिका और वो UK वहाँ भी चल रहा है। अरे भाई, मैं बताता हूँ, सीधा सीधा केंद्र सरकार का एक ही रंडी रोना है कि पेंशन नहीं देनी है। अब चूंकि ये पेंशन ऐसे तो बंद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ये 2000 वाजपेयी के टाइम में किया था साहब, 94 या 2004 में किया था, तो उस टाइम मानवाधिकार ने आगे आगे कहा था कि नहीं, डिफेंस फोर्सेस के अंदर पेंशन होनी चाहिए। तो ये पीछे हट के फिर डिफेंस फोर्सेस को रखा था, बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंदर पेंशन प्रक्रिया इन्होंने हटा दी थी। तो मेरे हिसाब से तो ये पेंशन रोकने वाला मतलब फार्मूला। आपने जैसे पेंशन की बात की, तो युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, वो इस चीज़ को लेके भी एक मुद्दा बना रहे हैं कि जो MP MLA हैं उनकी भी पेंशन है जो शुरुआत से लागू है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। जो एक बार एक दिन के लिए भी MLA बन जाता है, उसकी भी पेंशन लागू हो जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? अजी साहब, ये तो बहुत ही शानदार मतलब बात है कि किस बात की पेंशन उनको ये MLA MP किस बात की इनको तनख्वाह मतलब पेंशन किस बात की है बताओ। और अगर उनको पेंशन तो रे मरने जा रहा है, फौजी सीमा के ऊपर लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, तुम कहते हो कि ये लाडले हैं, सपूत हैं, तो उसको बिना पेंशन तुम धक्का मार के भेज दोगे, वो समाज के अंदर दर की ठोकरें खाएगा साहब। ये तो वही बात हो गई जैसे मक्खी में से दूध को निकाल के फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही उदाहरण, सटीक उदाहरण पेश किया है कि साला 4 साल उसको रगड़ दो, उसको जो रूस है वो निकाल लो, और 4 साल बाद में उसको 11 लाख रुपए दे के भेज दो। अच्छा, रही बात 11 लाख की, साहब 11 लाख रुपए, ये तो कहते हैं अगले 8 साल, 11 साल, 5 साल, 5-6 बाद में वो 11 लाख छोटे से हो जाएंगे, और 11 लाख के अंदर तो एक छोटी सी दुकान भी नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों उसको 50 लाख रुपए, फिर आप 50 लाख रुपए दो उसको, तब वो अपना छोटा मोटा कुछ रोजगार खड़ा कर लेगा, कुछ खेती बाड़ी भी करे। अरे वो 11 लाख में तो एक कमरा नहीं बना सकता, छोटा सा मकान नहीं बना सकता। वो माँ बाप की क्या सेवा कर लेगा, माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा होगा। दूसरी बात, न उसको अक्सर बिना कोटा मिलेगा, न मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, कल उसका माँ बाप बीमार हो जाएगा, वो कहाँ लेके जाएगा। वो 11 लाख तो छोटी मोटी बीमारी में साहब यूँ लग जाते हैं, तो नितांत गलत है। जैसे आप एयरफोर्स में रहे हो, तो ये जो एयरफोर्स में जो पहले फॉर्मेट होता था और इस फॉर्मेट में फ़र्क क्या है फिर? नहीं, पहले फॉर्मेट ये था कि हमारी पेंशनेबल सर्विस कम से कम 15 साल थी। 15 साल के बाद में अगर कोई रिटायरमेंट लेता था तो उसकी वो वाजिब जो पेंशन बनती थी वो मिल जाती थी। अब ये मतलब बहुत ही निराहित गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। इसको कम से कम 10 साल करना चाहिए, या 50 लाख रुपए दो, या जो 25% किया उसको 50 या 75% करो, सीधी सी बात है। और दूसरा सबसे मैं सोच रहा हूँ, जो स्टडी किया है इसके बारे में, वो ये है कि कम से कम छोटे स्तर पर प्रयोग करना था। तुम ले आए सीधा, मतलब वो अपने मर्जी का लाके थोप रहे हो। अरे छोटे स्तर पे कर लेते कि भाई इस साल हम 10 से 15 हज़ार बंदे वो करेंगे, वो उनका रिजल्ट किस प्रकार से रहता है, उनको 25% 50% एडजस्ट पहले आप 75 में लाते, फिर 50 में लेता है, फिर देखते 25 में कितना नुकसान और फ़ायदा होता।
तो प्रयोग के तौर पे सीधा सा नई पॉलिसी को थोपना और छोटे छोटे स्तर पे प्रयोग करना, छोटे स्तर पे प्रयोग करना चाहिए था साहब। इन्होंने एक चीज़ बहुत ही अच्छी बताई कि पहले इसको छोटे स्तर पर लागू करना चाहिए था, फिर केंद्र सरकार को देखना चाहिए था कि ये फॉर्मूला है वो अप्लाई होता है या नहीं होता है। अब जानते हैं एक और गार्जियंस हैं यहाँ, उनसे भी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आपका नाम क्या है? सुरेश बगड़िया। जी सर, ये जो केंद्र सरकार जो अग्निपथ स्कीम लेके आई है, ये बच्चों के लिए सही है या नहीं? सही कैसे हो सकती है? 4 साल के लिए रोज़गार दे रहे हैं तो 4 साल के लिए रोज़गार तो कैसे सही हो सकता है? रोज़गार तो ज़िंदगी भर के लिए चाहिए होता है। जीवन यापन के लिए रोज़गार ज़रूरी है, रोज़गार तो पूरी ज़िंदगी आदमी को चाहिए होता है। तो ये 4 साल के अंदर क्या क्या करवाना चाहते हैं? 3 साल की तो एनसीसी होती है, जो फौज में जाने के लिए सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती है एनसीसी, वो 3 साल की होती है। तो उसके बदले में 4 साल का रोज़गार देंगे, ये तो बड़ी बचकानी हरकत है मोदी सरकार की। जी, अभी इसको लेकर युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। आपके सीकर ज़िले में भी ये आंदोलन हुआ था, अब लगातार जगह जगह हो रहे हैं, गांव-गांव ये आंदोलन पहुंच चुका है। जैसे जिस प्रकार से किसान आंदोलन पहुंचा था, अब युवा सरकार, लेकिन इसका कोई नेतृत्व नहीं करने वाला है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, नेतृत्व की जहाँ तक बात है वहाँ तक नेतृत्व धीरे धीरे डेवलप होगा। युवा एक असंगठित पूरी की पूरी फौज है और वो सड़कों पर तो उतर चुका, लेकिन ये सही बात है कि वो बिना संगठन के नेतृत्व कर रखा है, बिना नेतृत्व के वो सड़कों पर उतर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनके समर्थन में किसान भी आ रहे हैं। जैसे सीकर में भी किसान आए हैं। किसानों के संयुक्त मोर्चा जो है वो भी 24 तारीख से सड़क पे उतर रहा है। तो ये नेतृत्व भी होगा और ये जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया था वैसे अग्निपथ और अग्निवीर को भी वापस लेना पड़ेगा। जैसे हम जा रहे थे गांव-गांव, तो लोगों का ये एक सोचना है कि जो ये योजना आई है ये मतलब बहुत गलत है। युवा कुछ गाँव में तो लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। ये काफ़ी जगह हरियाणा, पंजाब, इनमें भी इधर देखें तो अपन जैसे युवा है वो रेलवे स्टेशन जला रहा है, ट्रेनें जला रहा है। तो सर ये युवा के गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है? नहीं, देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। ये मान लेते हैं कि युवा, सारे लोग ये कह देते हैं कि युवा गलत दिशा के अंदर जा रहा है और ये तोड़फोड़ आगजनी ये गलत है। लेकिन आप देखेंगे, आप मेरे गांव के अंदर खड़े हैं, वहाँ पे भी शहीद हुए सुरजाराम जी सेन। तो किसी भी गांव के अंदर आप जाओगे तो उस गांव के अंदर जो ये उत्तरी भारत का जो इलाका है उसके अंदर हर गांव के अंदर आपको कोई ना कोई शहीद मिलेगा। सबसे बड़ा साधन यही था रोज़गार का। हर गांव के अंदर आप सुबह निकलोगे तो उस गांव के अंदर 20-30 लड़के आपको रोड के किनारे दौड़ते हुए मिल जाएंगे। उनको कोई फैसिलिटी सरकार ने नहीं दी हुई थी। उनकी आस थी और उनके परिवारों के भी ये आस थी कि हाँ, ये बड़ा होकर के फौज में नौकरी करेगा, देश की सेवा करेगा और देश की सेवा के साथ साथ ये परिवार चलाएगा। उसके सपनों पर पानी फेर दिया सब सरकार ने एक साथ। तो वो गुस्सा, वो जायज़ गुस्सा है और उस जायज़ गुस्से को सरकार ये कह रही है, ऊपर से सेना के अध्यक्ष वगैरह ये आकर के ये कह रहे हैं कि उनको लिया नहीं जाएगा। तो लिया तो मुकदमे लगे हुए होते थे, उनको पहले से ही नहीं लिया जाता था। लेकिन ये भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो सरकार को चाहिए था कि उनको आगे करके ये कहलवाने की बजाय ये कहते हैं कि हाँ, इसको हम वापस लेते हैं और युवाओं के साथ न्याय होगा। जब बात करते हैं राष्ट्रवाद की और वहाँ पे ले आते हैं 4 साल की भर्ती और ये कहते हैं 11 लाख रुपए देंगे, तो 11 लाख रुपए कौन से घर से दे रहे हो? 9,000 रुपये उन्हीं की तनख्वाह से काट करके 11 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं और वो 11 लाख रुपए आप दे रहे हो। और एक 22 साल के युवा को आप छोड़ रहे हो हथियारों की ट्रेनिंग दे करके, 11 लाख रुपए दे करके और उसको छोड़ दिया समाज के अंदर। वो आगे समाज का क्या भविष्य होगा, कैसे क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? ये बड़ा ही भयानक है। और ये मोदी सरकार पता नहीं राष्ट्रवाद का नाम ले करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे। जैसे ये कानून आया है, इसके बाद में अक्सर हमने जो भी कानून आता है उसमें सरकार आगे इसकी पैरवी करती है, लेकिन ये जो सेना भर्ती वाला जो कानून आया है इसमें सेना को आगे किया जा रहा है बार बार। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सेना को ही राजनीति में धकेल दिया गया। सेना का काम तो नहीं है कि भर्ती के नियम बनाने का काम जब नियम सरकार बना रही है तो सरकारी कहे, सरकारी बात करे ना। सेना के तीनों अध्यक्षों को आगे कर दिया गया, ये तो सेना को राजनीति के अंदर धकेल रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में कहीं ऐसा न हो जाए कि वो सेना ही कुछ कर बैठे देश के अंदर। ये बहुत ही गलत है। सेना का सिविल में कोई काम सेना का होता नहीं है। सेना का काम होता है देश की रक्षा करने का, दूसरे देशों से हमारी रक्षा करने का। सेना का ये काम नहीं होता कि सिविल के अंदर या सरकार के अंदर क्या क्या हो रहा है, सरकार क्या नियम कायदे बना रही है, उनका बचाव करना का काम सेना का नहीं होता।
जी, ये जो अभी आप बात कर रहे थे इसमें कि गांव में सुबह सुबह युवा मिल जाते हैं, अपन जैसे यहाँ शेखावाटी की बात करी है तो वैसे भी वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जवान है वो सेना के अंदर जाते हैं। इनके साथ अभी ये ऐसा हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो ये अग्निपथ योजना है अगर लागू हो जाती है तो इस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखो, लागू हो जाती है तो देश का भविष्य बड़ा ही गर्त में जाने वाला हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि एक तो युवाओं के साथ साथ समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ियों के अंदर हो जाएगा। ये करना क्या चाहते हैं युवा के साथ में? युवा को रोज़गार तो पहले से ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम रोज़गार दे देंगे, तो रोज़गार तो मेरे गांव के अंदर सैकड़ों फौजी रिटायरमेंट आए हुए हैं, 3-4 को छोड़ करके किसी को रोज़गार आज तक मिला नहीं है। और 3-4 को भी कहाँ मिला है, वो पावर ग्रिड के अंदर गार्ड की नौकरी मिली है। तो रोज़गार तो होगा नहीं, रोज़गार नहीं होगा, हथियारों की ट्रेनिंग होगी, रिटायरमेंट होंगे, अराजकता की तरफ देश को ले जाएंगे। और इनकी यही नीति मुझे लगती है कि ये सिविल वार की तरफ इस भारत देश को धकेल देंगे। जैसे आप गार्ड की बात कर रहे हो तो जैसे भाजपा के नेताओं का भी बयान आया कि हम भाजपा कार्यालय के बाहर अगर किसी को गार्ड रखना होगा तो हम अग्निवीर को प्राथमिकता दे देंगे। और जैसे कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका भी आ रहा है कि हमें अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। अब वो किस चीज़ में देंगे वो तो देखना होगा कि आगे का भविष्य में है, लेकिन इस पर जैसे भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि हम गार्ड को प्राथमिकता देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, नहीं, वो तो उनके बयानों से झलक रहा है कि हम भाजपा कार्यालय के ऊपर गार्ड रखेंगे। तो एक तो भाजपा कार्यालय पे गार्डों की ज़रूरत ही कहाँ पड़ गई? जब राजनीतिक पार्टी का कार्यालय होता है तो उसके अंदर कोई हमला हो जाता है क्या? आम आदमी जा नहीं सकता क्या? उसके अंदर गार्ड रखेंगे, और वो भी इन युवाओं को रखेंगे जो ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हो क्या कि वो भाजपा के कार्यालयों में गार्ड की नौकरी करें? रोज़गार ये थोड़ी होता है। दूसरी बात, वो जो उद्योगपति जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अपने यहाँ नौकरी देंगे, तो आप तो 4 साल वाले अग्निवीर की बात कर रहे हो कि उसको नौकरी देंगे। जो 30-30 साल 32-32 साल नौकरी करके आए हुए हैं, उनको पहले कितने को दे दिया रोज़गार? वो तो हाई स्किल्ड थे, उनको तो नहीं दिया गया। वो तो किसी सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं उन पर ऐसा दबाव है कि वो ऐसे बयान दे। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने पहले, उनका इतिहास नहीं है कि उन्होंने दिया है, या किसी भी कॉरपोरेट घराने ने इतना रोज़गार दे दिया हो। आज की स्थिति देखें तो जो रिटायरमेंट है उनमें से मुश्किल से 2-3% को रोज़गार मिला है, वो भी किसी बैंक या किसी सरकारी कार्यालय के अंदर 6,000 के अंदर गार्ड की नौकरी मिली है। कहीं किसी फौजी को नहीं मिला है रोज़गार। और वो 4 साल के बाद आने वाला जो समाज है, सिविल समाज के अंदर, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? ये बड़ी विडंबना है अपने। शुक्रिया। ये थे जो बडाडर गांव के युवा साथी और जो इनके गार्जियन थे, इनसे बात की हमने कि इन्होंने जो सेना भर्ती के जो अग्निपथ स्कीम लेके आई है केंद्र सरकार, इसके बारे में बताया। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए गांव में नए युवा साथियों के साथ में, नौजवानों के साथ में। तब तक आप देखते रहिए RJTV24। RJTV24 के माध्यम से हम एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम एक समाज को नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।